नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम इतिहास की चर्चा कर रहे थे और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था बंगाल के गवर्नर जनरल। पहले हमने बंगाल के गवर्नर पढ़े, उनके क्या क्या कार्य थे उनके बारे में जानकारी ली, उनके समय कौन कौन से युद्ध कौन कौन सी संधियां हुई वो भी हमने जान लिया। ठीक है, और साथ में हमने एक टॉपिक और ऐड कर लिया, संवैधानिक विकास, जिसमें हम कुछ एक्टों पर भी चर्चा करते जा रहे थे। और दोस्तों, कल हम चर्चा कर रहे थे गवर्नर जनरलों के बारे में। हमने पहले सीक्वेंस वाइज एक ट्रिक से सभी गवर्नर जनरलों के नाम देखे थे। उसके बाद में हमने वारेन हेस्टिंग का एज ए गवर्नर जनरल चर्चा करना प्रारंभ कर दिया था। अब हम गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला वारेन हेस्टिंग। और उसमें हमने वारेन हेस्टिंग के कुछ काम देखे थे कि वारेन हेस्टिंग ने 1781 में भारत का प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया मुस्लिम शिक्षा के लिए। ठीक है, एक हमने देखा था कि इसके समय एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई कलकत्ता में, जिसके संस्थापक विलियम जोन्स थे, लेकिन जो संरक्षक था वो कौन था? तो वारेन हेस्टिंग ही था। यह संस्था जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जो भारतीय सामाजिक संस्कृति है, उसको समझने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई। और जो भारतीय ग्रंथ है उनका यूरोपियन भाषा में अनुवाद के लिए संस्था की स्थापना हुई। हमने देखा भी था कि चार्ल्स विल्किंस नामक जो व्यक्ति है उसने 1784 में भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये चीजें हमने देख ली थी और हम वारेन हेस्टिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। आगे भी हमारी चर्चा थोड़ी वारेन हेस्टिंग के बारे में ही रहेगी। वारेन हेस्टिंग, देखिए वारेन हेस्टिंग का एज ए गवर्नर जनरल हम काल देख रहे हैं 1774 से 85 एज ए गवर्नर जनरल। अब बात करते हैं हम वारेन हेस्टिंग की। पहले हम कुछ बातें कर चुके हैं, अब हम देख लेते हैं कि वारेन हेस्टिंग जो है उसने भू राजस्व सुधार के कार्य किए। भूमि को सुधारने के लिए जो उनकी लगान व्यवस्था थी, लगान प्रणाली थी वसूलने की, उनको सुधारने का प्रयास किया। अब सुधार क्यों रहे? वो इसलिए नहीं चाहते कि वो भारतीयों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए ये सुधार के कार्य नहीं कर रहे हैं, या शिक्षा का प्रसार भी इसलिए नहीं कर रहे। उनका उद्देश्य है राजस्व व्यवस्था को सुधारने का कि भारत से ज्यादा लगान वसूल सके, उस प्रणाली को सुधार कर। जो दीवान बीच में जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो घूसखोरी कर रहे हैं, उसको बंद करने के लिए राजस्व प्रणाली को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, तो इसने वारेन हेस्टिंग ने एक तरह से कहें तो प्रयत्न व सुधार का फॉर्मूला अपनाया। इसने नए नए प्रयत्न किए, नए नए प्रयास किए, नए नए सुधार करने के प्रयास किए। यानी कि प्रयत्न करो और सुधार करो, ठीक है ना। नई नई तकनीकें अपनाई, इसने प्रयोग किए कि कौन सी तकनीक ठीक रहेगी, जिसमें हमने कुछ देख भी ली। एक बार आप वापस रिवीजन भी हो जाएगा आपका। हम सभी जो इसके भू राजस्व सुधार वाली चीजें थी उनके बारे में देख लेते हैं। मैं कह रहा हूं भू राजस्व सुधार। भू राजस्व सुधार के लिए इसने कौन कौन से कार्य किए? भू राजस्व सुधार, ये देख लीजिए। देखिए, हम देख चुके हैं कि एक इसने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया था, या द्वैध व्यवस्था को समाप्त कर लिया। और द्वैध शासन जो है वो कब से कब तक रहा, यह सब हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। 1765 से 72 और 1772 में इसने द्वैध शासन को समाप्त किया था। इसने पंचशाला बंदोबस्त लागू किया था। कब? तो 1772 से 77, ये भी हमने देख लिया। इसने जब पंचशाला बंदोबस्त समाप्त हुआ तो वापिस 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। 1 वर्षीय बंदोबस्त, और वो कब लागू किया? तो 1777। ठीक है, कहीं कहीं आपको छंतर भी मिलेगा, लेकिन जब पंचशाला प्रणाली बंदोबस्त समाप्त हुआ तभी इसको लागू किया गया, तो 1777 ही आप ध्यान रखेंगे। इसने फॉर्मिंग सिस्टम या इजारेदारी प्रणाली चलाई, ये भी हमने देख ली थी। ठीक है, ये जो चीजें हम देख रहे हैं ये आप लोगों ने भी देख ली, हमने पहले पढ़ लिया, डिटेल से पढ़ लिया, डिटेल से जान लिया इन सब के बारे में। लेकिन जो नई चीज है वो है कि इसने निजी व्यापार को बंद करने के लिए दस्तक प्रथा को बंद कर दिया।
ये बात इंपॉर्टेंट है कि दस्तक प्रथा को बंद किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है कि दस्तक प्रथा को बंद करने वाला कौन है, वारेन हेस्टिंग। दस्तक प्रथा के बारे में काफी पहले से हम चर्चा कर रहे हैं कि दस्तक प्रथा है क्या। तो हमने देख लिया कि जो मुगल शासक था फर्रुखसियर, उसके द्वारा अंग्रेजों को, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार के लिए, कर मुक्त व्यापार के लिए, यानी कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और इसके लिए ये जो अधिकार दिया था, दस्तक दिया था, दस्तक एक लाइसेंस होता था जिसके प्रयोग से इन क्षेत्रों पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा व्यापार के लिए, तो वो दस्तक प्रथा थी। अब हमने देखा था कि दस्तक प्रथा, जो दस्तक का प्रयोग करके जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार करने लगे, क्योंकि उनका जो निजी सामान होता था उसके ऊपर भी इस दस्तक के कारण टैक्स नहीं लगता था, जिससे कंपनी को घाटा हो रहा था। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि वारेन हेस्टिंग ने इस दस्तक प्रथा को ही बंद कर दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा था कि निजी व्यापार को रोक दिया था, यानी उसमें निजी व्यापार नहीं करने का आदेश निकाला गया था, लेकिन फिर भी कुछ रोके नहीं थे कर्मचारी, तो इसने दस्तक प्रथा को बंद कर दिया, क्योंकि अब तो राज ही इन क्षेत्रों पर किसका हो गया, जो लगान वसूलने का राज है वो कंपनी का हो गया। जब राजस्व वसूलने का अधिकारी कंपनी है तो फिर दस्तक किस काम का, ठीक है ना। तो दस्तक प्रथा को इसने बंद कर दिया। ये मुख्य चेंज था। एक चेंज किया इसने, जो राजस्व जमा करने की राजधानी थी, राजस्व जमा करने का केंद्र पहले मुर्शिदाबाद था। कहाँ था? मुर्शिदाबाद। और ये राजस्व जमा करने का जो केंद्र है, जो लगान जमा करने का केंद्र, पहले जो लगान आता था उसको जमा करने का केंद्र पहले मुर्शिदाबाद था, लेकिन इसने चेंज कर दिया और इसने मुर्शिदाबाद से कर दिया कलकत्ता। कहाँ कर दिया? कलकत्ता को कर दिया। अब राजस्व जमा करने का केंद्र कौन सा है? कलकत्ता है। पहले कौन सा था? मुर्शिदाबाद था। ठीक है, तो ये कुछ राजस्व सुधार के लिए प्रयत्न किए गए, इसके द्वारा प्रयास किए गए। जो हमने देखा, द्वैत शासन को इसने समाप्त कर दिया, पंचशाला बंदोबस्त लागू करी थी। पंचशाला बंदोबस्त इसलिए सफल नहीं हुई, एक तो 5 सालों के लिए एक निश्चित राशि तय की जा रही है। अब जिस वर्ष किसान की आय नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी, उस वर्ष को कैसे चुकाएगा वो निश्चित राशि? ठीक है। दूसरी, इस पंचशाला बंदोबस्त में नए व्यक्तियों को दीवान बनाया गया, नए व्यक्तियों को जमींदार बनाया गया, जिसको कोई अनुभव नहीं था और वो सट्टेबाज थे, तो वो इस प्रणाली को सफल नहीं कर पाए और असफल हुई। उसके बाद वापस 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू हुआ, प्रतिवर्ष लगान लेने की जो बंदोबस्त थी, व्यवस्था थी, वो चालू हो गई। फॉर्मिंग सिस्टम, इजारेदारी प्रणाली, ऊंची बोली लगाने वाले को जो लगान वसूलने के अधिकार देना। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। और दस्तक प्रथा को बंद कर दिया और राजस्व जमा करने का केंद्र कहां से कहां लेकर आ गया? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। ठीक है ना। तो ये कुछ सुधार वाले कार्य जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। अब देखिए, वारेन हेस्टिंग जो है उसके युद्ध कुछ देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग भी काफी बड़ा कूटनीतिज्ञ था। इसने भी ब्रिटिश सत्ता की, भारत में जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना क्लाइव के द्वारा हो रही है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया वारेन हेस्टिंग ने। इसके अगर उपनामों की बात करें आप, तो इसे भारत का पीठ, भारत का पीठ कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो इसे पूर्व का चैथम भी कहते हैं, कि भारत का पीठ और पूर्व का चैथम किसे कहा जाता है? तो भारत का पीठ और पूर्व का चैथम वारेन हेस्टिंग को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग। ध्यान रखना कि वारेन हेस्टिंग को भारत का पीठ और पूर्व का चैथम कहा जाता है, उपनाम है। अब इसके कुछ युद्ध देख लेते हैं हम, इसके काल में कौन कौन से युद्ध हो रहे हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए, एक हुआ था सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध। पहला हैरी बेरेस्ट के समय हुआ 1767 से 69 के बीच में, और इसके समय दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है 1780 से 84 के बीच में। आंग्ल मैसूर किस किस के बीच में? मैसूर और अंग्रेजों के बीच में चल रहा, जिसमें मैसूर के नवाब है हैदर अली। कौन है? हैदर अली। हैदर अली के साथ और कौन कौन है? तो हैदर अली के साथ और है निजाम। पहले निजाम जो पहला युद्ध था उसमें किसके साथ है? अंग्रेजों के साथ है।
जो हैदराबाद का निजाम था, निजाम हैदराबाद के शासक को कहते हैं, वो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ था, लेकिन इस युद्ध में किसके साथ है? हैदर अली के साथ। और हैदर अली के साथ और कौन है? तो और है मराठे। ये इनका त्रिगुट हो गया। इस दूसरे आंग्ल मैसूर में तीनों एक साथ थे, ठीक है ना। इस युद्ध में अभी हम ज्यादा डिटेल से चर्चा करने वाले नहीं है, केवल हमें जानना है कि ये युद्ध किसके समय हो रहा। हमें ये ध्यान रखना है कि वारेन हेस्टिंग के समय हो रहा है, बस यही ध्यान रखना है कि युद्ध कौन सा हुआ वारेन हेस्टिंग के समय, और कौन सी संधि हुई, और विजय किसकी हुई, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, अब देखिए आप 1780 से 84, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1780 से 84 तक रेगुलर ये लड़ते ही रहे, ऐसा नहीं है। जो निश्चित समय, कुछ समय अंतराल में इनके बीच, इस समय के बीच 1780 से 84 के बीच बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध हुए, जैसे आप जानते हैं पोर्टो नोवा, पोली रोलर, सोनितपुर, ये युद्ध हुए, जिसमें कुछ युद्धों में हैदर अली की विजय हुई और कुछ युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई, और अंत में 1784 में जाके एक संधि से समाप्त हो रहा। इसका कोई एक फैक्ट रिजल्ट नहीं निकल रहा कि भाई साहब मैसूर अब अंग्रेजों के दिन हो गया। संधि करते हैं, वापिस एक होते हैं, वापिस युद्ध चलेगा। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर में युद्ध में संधि हुई थी, उसके बाद वापस दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो संधि होती रहेगी, युद्ध चलता रहेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। अब इसमें कौन कौन से युद्ध हो रहे हैं छोटे छोटे, कब हो रहे, इनके साथ अंग्रेज कहां किसके साथ जा रहे हैं, इन सब के बारे में चर्चा हम जब अपने आंग्ल मैसूर युद्ध, जब अपना टॉपिक होगा मैसूर, उसके बारे में जानेंगे। आंग्ल मराठा युद्ध देखने हैं तो जब हम मराठे के बारे में जानेंगे तब हम विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां आपको यह ध्यान रखना कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो दूसरा है किस किस के साथ में, हैदर अली और अंग्रेज के साथ में, मेन ये है हैदर अली और अंग्रेज। अब इस युद्ध में हैदराबाद का निजाम और मराठे किसके साथ में, हैदर अली के साथ में। पहले तो हैदर अली आक्रमण करता है अंग्रेजों के ऊपर, अर्काट पर आक्रमण करके अधिकार कर लेता, लेकिन अंग्रेजों ने मराठों को सालबाई संधि से, जो सालबाई की संधि होती है, और निजाम को गुंटूर का क्षेत्र देकर अलग कर दिया। फिर हैदर अली बचा और युद्ध करते हुए 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। युद्ध में घायल हो जाने से 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में सुल्तान बनता है टीपू मैसूर का। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। टीपू सुल्तान भी कुछ समय तक संघर्ष करता है, और उसके बाद में एक संधि कर लेता है अंग्रेजों के साथ, और वो संधि होती है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि किस किस के बीच हुई? तो टीपू सुल्तान के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी मंगलोर की संधि, ठीक है ना। इसका मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की, ठीक है ना। ये कोई पूरा निर्णायक युद्ध नहीं है कि मैसूर अंग्रेजों के दिन ही आ गया, लेकिन विजय अंत में अंग्रेजों की हुई, और टीपू सुल्तान को मजबूर होकर अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि कब हुई तो आप बताएंगे? 1784 में। और किस किस के बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। इस संधि में क्या तय हुआ? तो और भी बहुत सारी बातें थी, उनके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना कि जो क्षेत्र अंग्रेजों ने मैसूर के जीते थे वो मैसूर को टीपू को वापस दे दिए, और जो क्षेत्र टीपू के पास अंग्रेजों के थे वो अंग्रेजों को वापस लौटा दिए, और ये संधि हो गई, युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, आपको केवल यहाँ यही ध्यान रखना कि दूसरा आंग्ल मैसूर किसके समय हो रहा? वारेन हेस्टिंग के समय, ठीक है। लगभग विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की। और युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि के बाद हुई? मंगलोर की संधि के बाद। और मंगलोर की संधि किस किसके बाद बीच में हुई? टीपू के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुई। कंप्लीट है। एक और युद्ध हुआ इसके समय, और वो युद्ध था प्रथम, अब यहां पर आंग्ल मराठा युद्ध भी चालू हो गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी अंग्रेजों के मराठा के साथ संघर्ष चालू हो गया। यह कब हुआ? तो 1775 से 82। किस किस के बीच में हुआ? तो अल्पवयस्क पेशवा है मराठों के, माधव नारायण राव। कौन है? माधव नारायण राव। ये जो माधव नारायण राव है ये मराठों के पेशवा थे, ठीक है। और अल्पवयस्क थे, इनके जो पिता थे नारायण राव, उनकी हत्या के बाद इनको बनाया गया। देखिए इनके खिलाफ है अंग्रेज, और अंग्रेजों के साथ में कौन है? तो एक और है रघुनाथ राव। अब बोले रघुनाथ राव कौन है? रघुनाथ राव
इस माधव नारायण राव के जो पिता थे नारायण राव, उनका चाचा था रघुनाथ राव, जिसने नारायण राव की हत्या कर दी थी। तो नारायण राव की मृत्यु के बाद उसके पुत्र माधव नारायण राव को पेशवा बनाया गया, लेकिन ये रघुनाथ राव जो है ये पेशवा बनना चाहता है, लेकिन इसको बनाया नहीं गया। तो फिर बाद में रघुनाथ राव ने नाराज होकर क्या किया कि अंग्रेजों से संधि कर ली, और संधि कौन सी थी, तो वो थी सूरत की संधि। कौन सी थी, सूरत की संधि। कब हुई, 1775। और आपसे यह पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत किस संधि से हुई, तो सूरत की संधि से हुई। सूरत की संधि अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुई। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से कहा कि मैं आपको बहुत सारा धन क्षेत्र दूंगा, आप मुझे मराठों का पेशवा बना दो। इस शर्त पर अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ संधि कर ली। और पेशवा कौन है, तो पेशवा है माधव नारायण राव मराठों का। और इन दोनों के बीच में संघर्ष चला। अब मराठों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में बहुत सारा संघर्ष चला, बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध हुए, जिसमें कुछ युद्धों में मराठों ने विजय प्राप्त करी, कुछ युद्धों में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त करी, और अंत में जाकर 1782 में, कब है, 1782 में जो संधि होती है, और कौन सी संधि होती है, तो सालबाई की संधि। सालबाई की संधि। इस सालबाई की संधि से जो है इस युद्ध की समाप्ति होती है। क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है ना। ये छोटे एग्जामों में तो यही पर्याप्त है, बड़े एग्जामों की बात अलग है कि द्वितीय जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 82 के बीच। किस किस के बीच में हुआ, मराठों के पेशवा कौन थे, माधव नारायण राव, और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के साथ कौन है, रघुनाथ राव। इस युद्ध की शुरुआत किससे हुई, किस संधि से हुई, सूरत की संधि से 1775 में, जो अंग्रेज और रघुनाथ राव कर रहे हैं। और उसके बाद में समाप्ति सालबाई की संधि से हुई। सालबाई की संधि पेशवा और अंग्रेजों के बीच में हो गई, और वापस जो जीते हुए क्षेत्र है वो लौटा दिए, और 1782 में यह संधि हुई थी, इस युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है। अब ये युद्ध काफी डिटेल से हमें पढ़ने हैं, लेकिन जब हम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध हुए। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये दो युद्ध है जो किसके समय हो रहे हैं, तो ये दोनों युद्ध किसके समय हो रहे हैं, वारेन हेस्टिंग के समय। ठीक है ना। हमने देखा वारेन हेस्टिंग को भारत का पीट कहा जा रहा है, पूर्व का चेथम कहा जा रहा है। और जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो भी इसी के समय हुआ, 1780 से 84, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा है। ठीक है। जिसमें लगभग हैदर अली की मृत्यु होने के बाद टीपू लगभग हार जाता है और मजबूर होकर संधि करता है, मंगलोर की संधि, और मंगलोर की संधि से इस युद्ध की समाप्ति होती है। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी अंग्रेज और पेशवा माधव नारायण राव के बीच हो रहा है। ठीक है। सूरत की संधि से शुरुआत हुई, सालबाई की संधि से समाप्ति हुई। ठीक है। ये दोनों युद्ध किसके समय हुए, तो ये दोनों युद्ध किसके समय हुए, वारेन हेस्टिंग के समय। अब कुछ वारेन हेस्टिंग के विवाद देखने हैं, वो भी देख लेते हैं। हम वारेन हेस्टिंग की चर्चा कर रहे हैं, तो हमने बात कर ली वारेन हेस्टिंग के कुछ युद्धों के बारे में कि वारेन हेस्टिंग के समय कौन कौन से युद्ध हो रहे हैं। अब हमें चर्चा करनी है कि कुछ केस, कुछ विवाद थे जो वारेन हेस्टिंग के समय हुए। ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग पर कुछ आरोप लगे। क्या आरोप लगे, तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वारेन हेस्टिंग की, वारेन हेस्टिंग की। ठीक है। एक विवाद है नंद कुमार केस, नंद कुमार केस। ठीक है। अब नंद कुमार केस कब हो रहा है, 1775 में। क्या है नंद कुमार केस, या नंद कुमार कौन है, तो नंद कुमार जो है ना मुर्शिदाबाद के, मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान थे। क्या थे, भूतपूर्व दीवान। कि जो नंद कुमार है वो मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान है। अब इन्होंने जो है नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग पर एक आरोप लगाया। वारेन हेस्टिंग पर क्या आरोप लगाया, तो देखिए इन्होंने कहा कि जो मीर जाफर था, जो मीर जाफर की जो विधवा थी, क्योंकि मीर जाफर की तो मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी विधवा कौन थी, मुन्नी बेगम। कौन थी, मुन्नी बेगम। अब मुन्नी बेगम की बात करते हैं। इन दोनों का एक अल्पवयस्क पुत्र था, छोटा, वयस्क नहीं हुआ अभी तक, मुबारिकू दौला। कौन है, मुबारिकू दौला। ये इन लोगों का अल्पवयस्क पुत्र था।
मुबारिकुद्दौला। किसका? मीर जाफर और मुन्नी बेगम का। मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी है और जो मुन्नी बेगम है उसका पुत्र कौन है? मुबारिकुद्दौला। तो नंद कुमार क्या आरोप लगा रहा है? नंद कुमार कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग ने इस मुबारिकुद्दौला का संरक्षण करने के लिए, क्या करने के लिए? संरक्षण, इसका संरक्षण करने के लिए इस विधवा जो मुन्नी बेगम है इससे 3.5 लाख रुपए घूस के रूप में ली, यानी रिश्वत ली, 3.5 लाख रुपए की घूस ली। यह आरोप लगाया गया किसके द्वारा? नंद कुमार के द्वारा, जो नंद कुमार पहले मुर्शिदाबाद के दीवान थे, ठीक है। वो आरोप लगा रहे वारेन हेस्टिंग पर कि जो मीर जाफर की विधवा है मुन्नी बेगम, उससे 3.5 लाख रुपए उसने रिश्वत के लिए या घूस ली। किस लिए? तो जो मुन्नी बेगम का अल्पवयस्क पुत्र है मुबारिकुद्दौला, इसके संरक्षण के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए 3.5 लाख रुपए की क्या ली? रिश्वत, ठीक है ना। यह आरोप लगाया गया। लेकिन वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि वारेन हेस्टिंग ने इम्पे के साथ मिलकर, किसके साथ? एलिजा इम्पे, और उस समय जो न्यायाधीश थे, हमने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उसके प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा इम्पे। और एलिजा इम्पे को इसने अपने साथ मिला लिया और इम्पे के साथ मिलकर, ठीक है ना, और जाल साजिश से, यानी कि दोनों ने मिली जुली भगत करके जाल साजिश से जो अपना नंद कुमार था, नंद कुमार को फांसी की सजा दिलवा दी। क्या दिलवा दी? फांसी की सजा। यानी कि नंद कुमार जो है उसको फांसी की सजा दिलवा दी। एलिजा इम्पे को, जो न्यायाधीश था, उससे अपने साथ मिलाकर दोनों ने मिली भगत करी, जालसाजी करी, और नंद कुमार जो निर्दोष था उसे क्या दिला दी? फांसी की सजा। इसे इतिहास में न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यायिक हत्या के नाम से। यह था नंद कुमार केस। एक बार वापिस समझ लीजिए आप क्या है नंद कुमार केस, वारेन हेस्टिंग के समय हो रहा। तो नंद कुमार जो है वो मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान थे, पहले दीवान थे। इन्होंने आरोप लगाया किसके ऊपर? वारेन हेस्टिंग के ऊपर, कि वारेन हेस्टिंग ने जो मुन्नी बेगम का पुत्र था, अल्पवयस्क पुत्र, छोटा पुत्र मुबारिकुद्दौला, उसके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए 3.5 लाख रुपए रिश्वत के रूप में लिए, ठीक है ना। जब आरोप लगा इसके ऊपर और कोर्ट में मुकदमा चला, तो इम्पे और इस वारेन हेस्टिंग ने मिलकर इम्पे न्यायाधीश को अपने ओर कर लिया और जालसाजी का आरोप लगाकर इस नंद कुमार को फांसी दिला दी। इसे न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसके समय की एक और बड़ी घटना है जो इतिहास में काफी पूछी जाती है। गवर्नर जनरल व उसकी परिषद का झगड़ा। क्या था? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का झगड़ा। वारेन हेस्टिंग और उसकी परिषद का झगड़ा क्या था वो समझ लीजिए। देखिए, हमने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि जो गवर्नर जनरल है उसके लिए, उसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया है जिसमें 4 सदस्य थे, ठीक है। अब इन 4 सदस्यों में 3 सदस्य जो है वो वारेन हेस्टिंग के खिलाफ है। अगर किसी भी मामले पर, किसी भी कार्य के लिए फैसला लेना है तो बहुमत से होगा, लेकिन वो 3 व्यक्ति इनके विरोध में थे। कैसे? वो देखिए, जैसे कि गवर्नर जनरल है हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, और उसकी परिषद में कितने सदस्य हैं? 4 में से 3 सदस्य इसके विरोध में। कौन कौन? तो एक फ्रांसिस, ये तो हमेशा से ही इसके विरोध में ही था। फ्रांसिस कौन है? फ्रांसिस। एक है मानसन, एक है क्लेवरिंग। ये तीनों इंग्लैंड से आए थे। और भारत में था एक बोवरिंग। कौन था? बोवरिंग। ये जो बोवरिंग था ये पहले से ही भारत में था, इसको भारत से ही इस परिषद का सदस्य बनाया गया। ये तीनों कहां से आए? ब्रिटेन से आए। तीनों कहां से आए? ब्रिटेन से। इन तीनों ने अपना एक गुट बना लिया। क्या बना लिया? गुट। फ्रांसिस तो जब आया था पहले दिन ही नाराज हो गया था कि मेरा तो उचित सम्मान ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तीनों वारेन हेस्टिंग के विरोध में है और समर्थन में केवल कौन है? बोरिंग। अब बहुमत के द्वारा फैसला लेना है तो फैसला अगर किसी भी मामले पर लेना है तो बहुमत के द्वारा होगा। जब 5 व्यक्ति मत दे रहे हैं तो 3-2 का बहुमत चाहिए,
ठीक है। लेकिन होता था क्या कि जब वारेन हेस्टिंग कोई भी कार्य करना चाहता था तो ये बहुमत देते ही नहीं थे, 3 इसके विरोध में और समर्थन में केवल 2 ही हो रहे हैं, एक वारेन हेस्टिंग और इसका एक बोरिंग। तो किसी भी कार्य को ये कर ही नहीं कर पा रहा था इन लोगों के कारण, ठीक है ना। तो विवाद काफी बढ़ता जा रहा था। देखिए, हालांकि इस वारेन हेस्टिंग को निर्णायक मत देने का, यानी कि गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार भी था। कि निर्णायक मत कब दिया जाता, जब बराबर की स्थिति हो, इधर भी 2 हो जाए इधर भी 2 हो जाए। लेकिन बराबर की स्थिति है ही नहीं ना, जब ये तीनों गुट बन गया तो अगर वो निर्णायक मत दे भी देता एक वोट तो भी 3-3 बराबर ही होता है। निर्णायक मत तो कब दिया जाएगा, जब बराबर होता है। तो ये तीनों बिल्कुल विरोध में रहे इसके, इसलिए ये कोई कार्य ठीक ढंग से कर ही नहीं पाया, अपने अनुसार कार्य नहीं कर पाया, ठीक है ना। आगे तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कहते हैं कि फ्रांसिस पर ये जो अपना वारेन हेस्टिंग है ये गोली चला देता है, घायल हो जाता फ्रांसिस, लेकिन फिर भी नहीं रुकता बोलते हुए, फिर भी ये विरोध में था। जब इस सिस्टम को ही चेंज करने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसको चेंज किया जाएगा सिस्टम को, जो क्या है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी आप ये देखिए, ठीक है ना, कि गवर्नर जनरल और परिषद का झगड़ा कौन क्या था, तो जो वारेन हेस्टिंग था उसकी परिषद में 4 सदस्य थे, उसमें से 3 सदस्य वारेन हेस्टिंग के विरोध में थे, ये तीनों वारेन हेस्टिंग के विरोध में, और समर्थन में केवल कौन था, बोरिंग था। इसलिए बहुमत नहीं होने से, बहुमत होता ही नहीं था, और बहुमत नहीं होने से वारेन हेस्टिंग अपने अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा था, और उसकी परिषद के बीच में, वारेन हेस्टिंग के बीच में झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था। यह था गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी उसका झगड़ा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का झगड़ा किस केस में हुआ, या कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका परिषद के साथ विवाद हुआ, तो वारेन हेस्टिंग। और नंद कुमार केस या नंद कुमार महाभियोग 1775 में जो हो रहा है वो किसके समय हुआ, तो वारेन हेस्टिंग के समय। दोनों केस आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये बात हुई वारेन हेस्टिंग की। अब वारेन हेस्टिंग के बारे में एक चीज और देखनी है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, हम बात कर लेते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम साथ में संवैधानिक जो संवैधानिक विकास है अपना, यानी कि एक्ट है वो भी ले रहे हैं, और एक्टों पर भी चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले 1599, 1726 और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करी। अब हमें पढ़ना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके 11 साल ही गुजरे हैं। अब 11 साल में इनको चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई, कि 11 साल में इनको क्या चेंज करना। तो ये एक्ट सबसे पहले तो हमें जानना है कि 1784 को जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो वारेन हेस्टिंग के समय आ रहा है। वारेन हेस्टिंग के समय 2 एक्ट आ गए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना। और एक्ट किस लिए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि जो ब्रिटिश सरकार है वो एक्ट पारित कर रही है, किसके लिए, कंपनी को दिशा निर्देश देने के लिए, शासन के लिए, कि भाई साहब सिस्टम तो इस प्रकार से चलेगा, दिशा निर्देश दिए जाएंगे, वो सिस्टम चल रहा है। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाने की कंपनी को, सॉरी ब्रिटिश संसद को क्या जरूरत पड़ी, तो इसके रीजन देख लिए कि आने के कारण क्या है, तो कारण देख लीजिए आप, कारण या उद्देश्य। पहला कारण है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार। रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार उद्देश्य है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करना, ठीक है। पहला कि उसमें कुछ कमियां थी पहले वाले एक्ट में, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, कंपनी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, ब्रिटिश संसद ने कंपनी को नियंत्रण में लेने के लिए ये एक्ट पारित किया। कि उस समय ब्रिटेन में बहुत सारी मांगे बढ़ रही थी राजनेताओं की, इस कंपनी को अपने नियंत्रण में लो, नियंत्रण में। तो कंपनी को नियंत्रण में लेने के लिए, हालांकि वो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो भी कंपनी को नियंत्रण में लेने के लिए, लेकिन अब जो अपनी ब्रिटिश संसद है वो कंपनी पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है, ठीक है ना। तीसरा, राजनीतिक अधिकार अपने अधीन करने के लिए, भारत के राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक कार्य अपने अधीन करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए जो ब्रिटिश संसद है वो जो भारत के राजनीतिक मामले, सैनिक राजस्व, वो अपने अधीन करना चाहती है। क्यों करना चाहती है, तो उसका रीजन भी देख लीजिए कि
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद, संग्राम के बाद ब्रिटेन का पूरा ध्यान भारतीय उपनिवेश पर आ गया, भारतीय उपनिवेश पर आ गया। वो कैसे, तो समझ लीजिए। देखिए कि वो राजनीतिक अधिकारों को अपने नियंत्रण में क्यों लेना चाहती है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ इस समय। दोस्तों आप सभी को वैसे मालूम है कि जो अमेरिका है वो भी ब्रिटेन का उपनिवेशक था, यानी कि अमेरिका के ऊपर भी ब्रिटेन ने राज किया, केवल भारत के ऊपर ही नहीं किया, बहुत सारे देशों पर राज किया, जिसमें अपना अमेरिका भी शामिल था। जो आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है वो उस समय ब्रिटेन के अधीन था। हुआ क्या, तो अमेरिका में इस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो 1765 से 1783 तक हुआ। वो जोरदार स्वतंत्रता संग्राम चला और विवश होकर 1783 में पेरिस की संधि के तहत, पेरिस की संधि के तहत जो 1783 में उसके तहत विवश होकर ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, अमेरिका को आजाद करना पड़ा। यानी कि जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था उसके तहत 1783 में कौन आजाद हो गया, अमेरिका आजाद हो गया। अब अमेरिका जो है, अमेरिका की जो सत्ता है वो ब्रिटिशर्स के हाथों से निकल गई है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो हुआ क्या कि ब्रिटेन ने सोचा कि जिस प्रकार अमेरिका अपने हाथों से निकल गया उसी प्रकार कहीं भारत भी अपने हाथों से नहीं निकल जाए, इसलिए उसने सोचा कि अब भारतीय उपनिवेश पर ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं कंपनी जो है, ये कंपनी की जो हरकतें चल रही है, शोषण चल रहा है इस प्रकार से, तो कहीं इन हरकतों से जो भारत का उपनिवेश है, जो भारत अपने अधीन है, वो भी कहीं अपने हाथों से नहीं निकल जाए। इसलिए उसने सोचा कि अब जो है भारत की सत्ता या भारत के जो राजनीतिक अधिकार है वो अपने अधीन लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। इसलिए फिर बाद में जो भारत की सत्ता है और भारत के जो राजनीतिक अधिकार है वो अपने अधीन लेने के लिए और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक्ट आ रहा है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उम्मीद है कि रीजन क्या है इस एक्ट को लाने का वो समझ गए होंगे। अब इसमें क्या क्या बातें हुई वो देख लीजिए। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि पूछा जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। क्या है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 6 सदस्यों की एक समिति थी जिसको संसद के सदस्य भी थे, प्रिवी काउंसिल के सदस्य भी थे, जिसको क्या किया कि संसद ने, जो ब्रिटिश संसद थी उसने राजनीतिक अधिकार दे दिए। यानी कि ये जो समिति बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके तहत ब्रिटिश संसद ने भारत के राजनीतिक अधिकार अपने अधीन ले लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भाई साहब आप जो है भारत में केवल व्यापार का काम ही करेंगे, जो राजनीतिक कार्य है, जो सैनिक मामले, युद्ध संबंधी, संधियों संबंधी, जो लगान वसूलने संबंधी कार्य है वो ब्रिटिश संसद करेगी। कौन करेगी, ब्रिटिश संसद। उसके लिए उसने एक समिति बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब लगान वसूलने के अधिकार कंपनी के पास नहीं है। कंपनी को कहा कि आप भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए हो और केवल व्यापार ही करो, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप युद्ध करोगे, आप लगान वसूलेंगे। ये अधिकार किसके पास में रहेंगे, ब्रिटिश सरकार के पास में रहेंगे। और ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए किसका गठन कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। इसमें कितने सदस्य थे, 6। कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे टोटल। देखिए, एक था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ये होता था ब्रिटेन का वित्त मंत्री। वित्त मंत्री है वो भी यहां पर आके बैठ रहा है इस समिति में। और एक था राज्य सचिव, ये होता था ब्रिटेन का विदेश मंत्री। ब्रिटेन के विदेश मंत्री को भी इसमें शामिल किया गया। और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल से थे, प्रिवी काउंसिल।
ये संरचना थी इस समिति की। ठीक है, एक है चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो वित्त मंत्री है ब्रिटेन का, यानी कि पूरी ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की सरकार आप ये देखें तो यहां पर आ चुकी है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद का जो सदस्य है वो वित्त मंत्री यहां पर है, विदेश मंत्री यहां पर है, और साथ ही साथ 4 न्यायिक सदस्य भी, प्रिवी काउंसिल न्यायिक या कानून से संबंधित होते हैं, और न्यायिक सदस्यों को भी यहां पर लाया गया, यानी कि न्यायिक भी हो गए, न्याय से संबंधित भी हो गए, कानून से संबंधित भी हो गए, और संसद से संबंधित भी हो गए। एक कहे तो पूरी ब्रिटेन की सरकार यहां आ गई। 6 सदस्यों में उन्होंने पूरी तरह राजनीतिक अधिकारों को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, यानी कि एक तो था चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो ब्रिटेन का वित्त मंत्री था, एक राज्य सचिव था जो ब्रिटेन का विदेश मंत्री था, और 4 सदस्य थे जो प्रिवी काउंसिल से थे, न्याय व कानून के जानकार थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 सदस्य थे। अब इन 6 सदस्यों को क्या किया, तो इनको भारत के राजनीतिक अधिकार इनको दे दिए, राजनीतिक कार्य ये करेंगे किसके अधीन, तो ब्रिटिश सरकार के अधीन करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इस समिति का गठन किया जिसमें ब्रिटिश सरकार के सदस्य ही हैं सारे। ठीक है ना, तो क्या करिए कि इनको सारे राजनीतिक कार्य दे दिए। राजनीतिक कार्य का मतलब होता है कि सैनिक मामले, युद्ध संबंधी मामले, युद्ध और संबंधियों से संबंधित, और असैनिक मामले वे राजस्व से संबंधित, लगान वसूलने संबंधित, राजस्व से संबंधित कार्य, ये जो सारी चीजें हैं ये किसको दे दी गई, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी गई। ठीक है ना, कि सैनिक, असैनिक, राजस्व यानी लगान वसूलने वाले, सैनिक यानी युद्ध और संधियों वाले, और इसके अलावा जो सारे मामले असैनिक, ये सारे किसको दे दिए, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए। किससे छीनकर, कंपनी से छीनकर। पहले ये अधिकार किसके पास में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से ये अधिकार छीन लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ये अधिकार नहीं है, और ये अधिकार किसके पास में है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में। और क्या चेंज हुआ, तो एक चीज आप ये बता सकते हैं कि कंपनी को केवल व्यापारिक अधिकार ही थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास में केवल व्यापारिक अधिकार ही बचे, क्या रहे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारी करेगी भारत में इस एक्ट के बाद, और कोई राजनीतिक कार्य नहीं करेगी। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये 24 सदस्य होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जो जितने भी व्यापारी थे उनमें से 24 का चुनाव किया जा रहा है बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा, और ये 24 सदस्य हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का संचालन कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। किसके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन, यानी कि अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी कार्य करेंगे ये किसके अधीन करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन। ठीक है, और अब गवर्नर जनरल जो था कंपनी का, वो भी इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन आ गया, कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से कहीं युद्ध नहीं कर सकता, कहीं संधि नहीं कर सकता, कोई कार्य नहीं कर सकता, उससे पहले किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेनी पड़ेगी, बीओसी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसके अधीन कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन। इसे आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बोलते हैं, सीओसी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी इसी को बोला जाता, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इसी को बोला जाता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चेंज हुआ है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो 6 सदस्य हैं, ये 6 सदस्य, इनकी नियुक्ति व पदमुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति व पदमुक्ति यानी कि पद से हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, तो सम्राट के द्वारा। जो ब्रिटिश सम्राट होता था, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा यह अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दिया जाएगा कि ब्रिटिश सम्राट इनकी नियुक्ति करेगा 6 सदस्यों की, और इनको पद से भी कौन हटाएगा, ब्रिटिश सम्राट हटाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो पहला चेंज ये हुआ कि अब जो राजनीतिक कार्य है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए। एक 6 सदस्यों की समिति बनाई गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह रहे हो आप, जिसमें एक वित्त मंत्री है, विदेश मंत्री है ब्रिटेन का, 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य है। ठीक है ना, और इनको सारे राजनीतिक अधिकार दे दिए गए। कंपनी अब केवल व्यापारी करेगी भारत में, और वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके अधीन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन है। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सरकार के सीधे अधीन आ गई कंपनी, पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई।
एक और चेंज क्या हुआ, एक चेंज ये हुआ, इसमें दो प्रमुख चेंज है जिनके बारे में हम देखेंगे। एक देखिए, पहले जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, जीजी की परिषद, पहले गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे, 4। विवाद चल रहा था ना कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का विवाद, हम अभी इससे पहले चर्चा करी हमने कि 3 सदस्य जो थे वो गवर्नर जनरल के विरुद्ध है, वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध है। तो जो एक बोवरिंगी था जो उसके समर्थन में था, तो ये 3 इसके विरोधी थे, तो वो कभी भी 3 के विरोधी होने के कारण कोई भी कार्य ठीक ढंग से कर नहीं पा रहा था। तो इस सिस्टम को ही चेंज कर दिया गया। अब इनमें से एक सदस्य को हटा दिया गया, टोटली 3 होंगे, तो इधर भी 2 गए, इधर भी 2 गए। अब जब बराबर की स्थिति होगी तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल अपने अकॉर्डिंग कार्य कर सकता है कि जब निर्णायक मत देगा तो इधर 3 की स्थिति हो जाएगी और गवर्नर जनरल के पास में बहुमत हो गया। अब गवर्नर जनरल कार्य कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो जो पहले 4 सदस्य होते थे गवर्नर जनरल की परिषद में, अब 3 कर दिए गए। कितने, 3 कर दिए गए। अब परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में केवल 3 सदस्य होंगे, ठीक है। तो ये चेंज हुआ। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करते रहते हैं, तो गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती थी। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपने कि गवर्नर जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो ये 2 प्रमुख चेंज है, ये दोनों प्रमुख चेंज आपको ध्यान रखने। हालांकि चेंज तो और भी बहुत है, लेकिन ये महत्वपूर्ण चेंज है। अपने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें हम तो कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक बार वापस सुन ले, क्यों लाया जा रहा है। अब ब्रिटिश सरकार जो है वो कंपनी को, भारतीय सत्ता को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। ब्रिटिश सरकार, क्या जरूरत पड़ी, तो जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चला उसके बाद 1783 में पेरिस की संधि के तहत अमेरिका आजाद हो गया। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि जिस प्रकार हमारे हाथ से अमेरिका निकल गया उसी प्रकार कहीं भारत नहीं निकल जाए, तो इस कंपनी की जो हरकतें हैं इसके बाद भारत नहीं निकल जाए कहीं उपनिवेश से, तो इसने इस जो भारतीय सत्ता है उसको अपने नियंत्रण में लेने की सोची। और इसमें 2 चेंजेस हमने देखे, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति 6 सदस्यों वाली, और एक चेंज और क्या देखा, तो हमने एक चेंज देखा गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, जो झगड़े चल रहे थे उनके बाद इसमें सुधार किया। अब केवल 3 सदस्य कर दिए, पहले 4 सदस्य थे, तो बहुमत की स्थिति अब गवर्नर जनरल के पक्ष में आ गई, ठीक है ना। ये दोनों मुख्य चेंज है। तो दोस्तों आज की हमने चर्चा करी वारेन हेस्टिंग के बारे में, वारेन हेस्टिंग के बारे में हमने चर्चा कर ली। कल हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। हमने आज की क्लास में देखा सबसे पहले कि वारेन हेस्टिंग जो है उसने कुछ भू राजस्व सुधार, यानी जो राजस्व प्रणाली है, लगान वसूलने की प्रणाली, उसको सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए। उसके बारे में हमने 2 युद्ध भी देखे थे उनके, एक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध उनके समय हो रहा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी शुरुआत हो चुके हैं वारेन हेस्टिंग के समय। आंग्ल मराठा युद्धों की शुरुआत किसके समय हुई, वारेन हेस्टिंग के समय, ठीक है। फिर बाद में हमने नंद कुमार केस देखा था, नंद कुमार को इम्पे के साथ मिलकर जालसाजी के आरोप में इसने फांसी की सजा दिलवा दी थी। और एक चीज हमने और भी देखी थी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का झगड़ा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का झगड़ा जो बहुमत नहीं हो पा रहा था, जो हमने देखा था कि 3 सदस्य फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसन, ये तीनों गवर्नर जनरल के विरोध में, तो गवर्नर जनरल कोई भी कार्य ठीक ढंग से कर नहीं पा रहा, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हमने देख लिया। तो दोस्तों ये आज की चर्चा थी, जो प्रमुख चर्चा थी। कल हम कॉर्नवालिस के बारे में देखेंगे और कल हम 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।